जैसे किसी टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देखते हैं ना, तो साफ पता चल जाता है कि दर्द कहाँ है। हाँ बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो। वही तो, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कोई उलझन नहीं होती। लेकिन जब बात इंसानी रिश्तों की आती है ना, भरोसे और धोखे की आती है, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। और अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि धोखा हमेशा कोई दुश्मन ही देता है ना? हाँ, ये एक बहुत ही आम सोच है। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम दोस्ती और धोखे के एक ऐसे नजरिए को समझेंगे जो शायद सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दे। बिल्कुल बदल देगा। आज हम उस खतरे पर बात करेंगे जो उस इंसान से मिलता है जो खुद को न्यूट्रल या निष्पक्ष कहता है। हमारी आज की इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो द ब्रिज ऑफ केयरलेस लॉयल्टी नाम के एक लेख का हिस्सा है, द मिडल पर्सन। बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है वो, है ना? हमें बस यही समझना है कि आखिर क्यों दो लोगों की लड़ाई में ये जो तटस्थ इंसान होता है वो सबसे बड़ा घाव दे सकता है। तो ठीक है, ये इसके परत खोलते हैं। ये जो विषय है ना, ये सच में बहुत पेचीदा है। मतलब क्योंकि ये सिर्फ कुछ दोस्तों की आपसी खटपट की कहानी नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये वफादारी की जो हमारी पूरी समझ है ना, उसको हिला के रख देती है। कैसे मतलब? देखिए, इंसान अक्सर वफादारी को बहुत ही सतही तौर पर देखता है। जैसे कि अगर कोई हमारा बुरा नहीं कर रहा है तो वो हमारे साथ है। हाँ, हम मान लेते हैं कि वो हमारी टीम में है। वही तो। लेकिन जब बात वफादारी और भरोसे की आती है तो सिर्फ बुरा ना चाहना काफी नहीं होता। यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब अगर हम इस कहानी के जो मूल किरदार हैं, अर्जुन और देव, उनके शुरुआती रिश्ते को देखें तो वो बहुत ही आमसी दोस्ती थी। आम स्कूल की दोस्ती की तरह। हम सब जानते हैं कि स्कूल की दोस्ती की बुनियाद कैसी होती है। अंधा विश्वास होता है वहां। बिल्कुल, एक अंधा विश्वास जहां लोग अपनी सबसे गहरी बातें, अपने सबसे बड़े डर एक दूसरे से साझा करते हैं। अर्जुन का भी वफादारी को लेकर जो नजरिया था वो बहुत ही सीधा था। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, या तो कोई इंसान पूरी तरह से साथ है या फिर खिलाफ है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता उसके लिए। और सच कहूं तो यही वो आदर्शवाद है जो आगे चलकर सबसे ज्यादा दर्द देता है। वो कैसे? क्योंकि जब इंसान किसी को सालों तक जानता है ना, तो वो सिर्फ उसकी ताकत नहीं जानता, वो कमजोरियां भी जानता है। बिल्कुल। वो उसकी हर कमजोरी, उसके हर राज से वाकिफ होता है। तो जब दो लोग एक दूसरे को इतना गहराई से जानते हैं तो उनके बीच का विवाद भी उतना ही बदसूरत होता है। ये तो है। और अर्जुन और देव की दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो बिजनेस से जुड़ गए थे। हाँ, और बिजनेस आते ही चीजें बदल जाती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। और मजे की बात देखिए, इस दोस्ती में दरार की वजह कोई बहुत बड़ा फिल्मी धोखा नहीं था। कोई बड़ी चोरी नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। विवाद का कारण बना एक छोटा सा बिजनेस आइडिया, मतलब पैसा, मालिकाना हक, और बस ये बहस के असल में क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, जो कि बहुत आम है। हाँ, अर्जुन को लगता था कि वे दोनों मिलकर एक सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन देव को लगने लगा था कि वो ज्यादा का हकदार है। देखिए, पैसा और क्रेडिट, ये दो चीजें ना इंसानी दिमाग की केमिस्ट्री को पूरी तरह से बदल देती हैं। सच में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा अक्सर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहता, वो सम्मान और अहमियत का पैमाना बन जाता है। हाँ, ईगो बीच में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब दो दोस्त कोई काम साथ करते हैं तो बात सिर्फ मुनाफे की नहीं रह जाती है, बात इस पर आ जाती है कि किसका आइडिया ज्यादा बेहतर था, किसने ज्यादा रातें जागकर काम किया। हाँ, किसने ज्यादा मेहनत की। तो ये सीधे तौर पर अहम की लड़ाई बन जाती है। और जब अहम बीच में आता है ना, तो सालों का वो अंधा विश्वास दरकने लगता है। पर यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो है इस रिश्ते के टूटने का तरीका। हाँ, वो बहुत अजीब था। मतलब जब ये विवाद हुआ तो कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, किसी ने किसी पर सरेआम आरोप नहीं लगाए, बस एक खामोश नाराजगी पैदा हो गई। एक सन्नाटा सा। हाँ, सन्नाटा। मुझे तो ये बिल्कुल उस दीमक की तरह लगता है जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, बिना कोई आवाज किए। बहुत सही कहा। बाहर से सब ठीक लगता है। वही ना, बाहर से कुर्सी बिल्कुल मजबूत दिखती है, कोई दरार नजर नहीं आती, लेकिन एक दिन जब दबाव पड़ता है तो वो अचानक टूटकर बिखर जाती है। और अर्जुन और देव के साथ भी यही हुआ। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। शांति से दोनों अलग हो गए और अर्जुन ने देव से सारे संपर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और आपको पता है,
ये जो खामोश नाराजगी है ना, ये मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि चिल्लाकर लड़ना बुरा है। लेकिन जब लोग लड़ते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, तो एक क्लोजर मिल जाता है। हाँ, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। बिल्कुल, चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब बिना किसी नतीजे के खामोशी में रिश्ते खत्म होते हैं, तो वहां एक गहरा खालीपन रह जाता है। ये एक ऐसा घाव होता है जो कभी पूरी तरह से नहीं भरता। और मुझे लग रहा है कि इसी खालीपन से कहानी अपने अगले पड़ाव पर जाती है। मतलब जब इस तरह का कोई अधूरापन रह जाता है, तो वहां किसी तीसरे इंसान का आना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। और यही एंट्री होती है करण की। हाँ, करण, जो अर्जुन और देव दोनों का दोस्त था। जब ये दरार आई ना, तो करण ने किसी का पक्ष नहीं लिया। वो दोनों के साथ बना रहा। हाँ, दोनों नावों में पैर रखकर। हाँ, वो अर्जुन के साथ उसके नए प्लान सुनता था और देव के साथ उसकी शिकायतें। अर्जुन को लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक तरह का बैलेंस है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहूंगी। मतलब अगर इसे एक सामान्य नजरिए से देखा जाए, तो इसमें गलत क्या है? आपको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है? मेरा मतलब है, अगर दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया है, तो एक इंसान जो दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, उसे गलत क्यों माना जाए? क्या न्यूट्रल या तटस्थ रहना इतनी बुरी बात है? समाज तो यही मानता है, ये अच्छी बात है। हाँ, ऐसा लगता है कि करण बस किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। वो तो सुलह कराने वाला इंसान लग रहा है। देखिए, सतह से देखने पर यह सच में बहुत मासूम और समझदारी भरा कदम लगता है। समाज हमेशा न्यूट्रल रहने वालों को शांति दूत की तरह देखता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि वो कितना समझदार है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत परिपक्व है। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझे ना, तो इंसान की इस तटस्थता के पीछे अक्सर खुद को सुरक्षित रखने की एक गहरी इच्छा छुपी होती है। खुद को सुरक्षित रखने की? हाँ, यहाँ निष्पक्षता का असल मतलब शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि एक्सेस या पहुंच बनाए रखना है। पहुंच मतलब करण दोनों तरफ की जानकारी अपने पास रखना चाहता था। एक तरह से हाँ। इसे देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे करण किसी जासूस की तरह काम कर रहा था। उसे दोनों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, इसका एक्सेस चाहिए था। क्या ये निष्पक्षता का चोला ओढ़कर एक तरह का फायदा उठाना नहीं है? जासूस शब्द शायद थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि करण की नीयत अर्जुन को बर्बाद करने की हो। बात नीयत की नहीं है, बात उस तंत्र की है जो इस निष्पक्षता से पैदा होता है। मतलब उसका स्वभाव। हाँ, इंसान का स्वभाव होता है कि वो हर किसी की गुड बुक्स में रहना चाहता है। करण किसी का पक्ष इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। तो वो बस सबसे बना कर रखना चाहता था। बिल्कुल, इसे सुविधा की वफादारी कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसे अर्जुन की जिंदगी का पूरा एक्सेस मिल गया, बिना पूरी तरह से वफादार हुए। और यही एक्सेस अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, है ना? बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद चीजें बदलने लगी। अर्जुन की जो बिल्कुल निजी बातें थीं, जो उसने सिर्फ करण को बताई थीं, वो अचानक से देह तक पहुंचने लगी, जो कि बहुत ही डरावना है। हाँ, अर्जुन के नए प्रोजेक्ट्स, उसके अगले कदम, हर चीज के छोटे छोटे डिटेल्स लीक होने लगे। ये डिटेल्स इतने बड़े नहीं थे कि कोई पक्का सबूत मिल जाए, लेकिन इतने जरूर थे कि ये गहरी बेचैनी पैदा कर दें। और पता है, इंसान का दिमाग इस तरह की बेचैनी को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मतलब जब कोई सीधा दुश्मन वार करता है ना, तो दिमाग तुरंत बचाव के मोड में आ जाता है। इंसान मानसिक रूप से तैयार होता है। हाँ, शील्ड ऊपर हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन जब धोखा किसी ऐसे इंसान से आ रहा हो जिस पर भरोसा किया गया हो, तो दिमाग एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक मतभेद की स्थिति में चला जाता है। अच्छा, वो खुद से ही सवाल करने लगता है। हाँ, इंसान खुद को ही गलत साबित करने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं करेगा। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इंसान अक्सर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है जो उसकी मान्यताओं को तोड़ते हैं। अर्जुन ने भी शुरू में यही किया, उसने इसे नजरअंदाज करना चाहा। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। हाँ, ये नकारने वाला दौड़ तब टूटता है जब वो कैफे वाला वाकया होता है। वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक शाम अर्जुन और करण एक कैफे में बैठे थे। बिल्कुल आम बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तभी बातों बातों में करण बहुत ही कैजुअली, बिना किसी फिक्र के, अर्जुन का एक ऐसा राज बोल देता है जो अर्जुन ने बहुत भरोसे के साथ उसे बताया था।
और गलती से वो बता देता है कि देव को भी ये पता है। वही तो सबसे चौंकाने वाली बात थी। उस राज के बारे में अब देव को भी पता था। उस पल का जो तनाव है ना, वो महसूस किया जा सकता है। अर्जुन कोई गुस्सा नहीं करता, बस बिल्कुल शांत रहकर पूछता है, क्या तुमने देव को बताया? और करण का जवाब? करण एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, मेरा मतलब है मैं तुम दोनों से बात करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जो रवैया है, ये पूरी कहानी का सबसे अहम और दर्दनाक बिंदु है। ये दर्शाता है कि करण के लिए अर्जुन के राज, उसके भरोसे की कोई कीमत ही नहीं थी। बिल्कुल। इस स्थिति को अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, हाँ, बताइए। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपके घर का मुख्य दरवाजा पूरा खोल दे, रात भर उसे खुला छोड़ दे, और अगले दिन जब घर में चोरी हो जाए तो वो इंसान कंधे उचकाकर कहे, अरे मैंने थोड़ी ना चोरी की है, मैंने तो बस दरवाजा खुला छोड़ा था, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सटीक है ना? ये जो रवैया है, जो ये मानता है कि मैंने खुद अपने हाथों से नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं निर्दोष हूं, ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। दरवाजा खुला छोड़ना भले ही कोई सक्रिय अपराध ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी। करण के लिए वफादारी सिर्फ एक सुविधा थी, उसे दोनों की दुनिया में अपनी जगह चाहिए थी, और इसी चक्कर में उसने अर्जुन के घर का दरवाजा उस इंसान के लिए खोल दिया जो पहले से ही अर्जुन के खिलाफ था। हाँ, और यहाँ ये बात भी साफ हो जाती है कि करण के दिल में अर्जुन के लिए कोई नफरत या द्वेष नहीं था। वो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। कोई प्लानिंग नहीं थी उसकी। हाँ, और शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर वो जानबूझकर ऐसा करता तो एक मकसद समझ में आता, लेकिन बिना किसी मकसद के बस एक लापरवाही की वजह से किसी का राज खोल देना, ये क्या है? इसे ही ना मनोविज्ञान में लापरवाह वफादारी या केयरलेस लॉयल्टी कहा जाता है। केयरलेस लॉयल्टी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान वो इंसान करता है जो बुरा चाहता है, दुश्मन। बिल्कुल, लेकिन असल में लापरवाह वफादारी उतना ही विनाशकारी नुकसान कर सकती है जितना कि पूरे इरादे के साथ दिया गया कोई धोखा। ये तो बहुत गहरी बात है ना? जब सामने वाला इंसान नफरत नहीं करता, लेकिन राज उसके लिए इतने सस्ते होते हैं कि वो उन्हें किसी के भी सामने बिखेर देता है, ये स्थिति एक सीधे वार से भी ज्यादा तकलीफ देती है। बिल्कुल देती है। ये एहसास कि आपके भरोसे की कोई कीमत ही नहीं है, ये इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। और अर्जुन का जो रिएक्शन था ना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो कैफे वाला रिएक्शन। हाँ, उस कैफे में अर्जुन ने कोई बहस नहीं की, उसने अपनी आवाज तक नहीं उठाई, उसने बस शांति से अपना बिल चुकाया, अपनी जगह से उठा और चल दिया। उसने कुछ नहीं कहा। बस जब पीछे से करण ने चिल्लाकर कहा ना, ब्रो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तब अर्जुन पलटा और पहली बार उसकी आवाज में एक ठंडी कशिश थी। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। ओहो। और फिर अर्जुन वहां से चला गया। उस रात अर्जुन ने करण को भी अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। देखिए, अर्जुन का ये कदम बहुत कुछ कहता है। वो जो ठंडी आवाज थी ना, वो गुस्से की आवाज नहीं थी। तो वो क्या थी? वो सच को स्वीकार करने की आवाज थी। अर्जुन समझ गया था कि करण शायद कोई विलेन नहीं है, लेकिन उसकी जो बंटी हुई वफादारी है वो किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट उभर कर आता है जिसे द ब्रिज या पुल कहा जा सकता है। ये पुल वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा था। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहता है जो आपका नुकसान चाहता है या जिससे आपकी गहरी दुश्मनी है, तो वो इंसान दोनों के बीच एक पुल बन जाता है। एक रास्ता। हाँ, अब एक पुल की फितरत क्या होती है? पुल का काम है चीजों को एक पार से दूसरे पार ले जाना। बिल्कुल। इस पुल पर से सब कुछ गुजरता है, जानकारी, राज, कमजोरियां और सामने वाले के इरादे भी। करण चाहे खुद को जितना भी निर्दोष माने, वो इस भ्रम में था कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन असलियत ये थी कि वो एक सक्रिय पुल के रूप में काम कर रहा था। मतलब जब भी करण देव से मिलता होगा तो अनजाने में ही सही, अर्जुन की बातें वहां पहुंच जाती होंगी। एकदम सही। उस पुल के जरिए जो नुकसान होना था वो हो गया, डैमेज हो चुका था। हाँ, क्योंकि बातें तो ट्रांसफर हो रही थी। बिल्कुल।
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो किसी और का बुरा चाहता है, तो हर उस बातचीत में कुछ ना कुछ जानकारी का आदान प्रदान तो होता ही है। ये सच में एक कड़वी सच्चाई है। अक्सर इंसान को लगता है कि अगर उसका दोस्त उसके दुश्मन से बात कर रहा है तो शायद वो उसके लिए स्टैंड लेगा, उसकी तरफदारी करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही तो, असल में वो सिर्फ एक रास्ता खोल रहा होता है। और यही वो बिंदु है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, दुश्मन हमेशा अनुमान लगाने योग्य या प्रिडिक्टेबल होते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल, किसी को भी पता होता है कि उसका दुश्मन कहाँ खड़ा है, उसका स्टैंड क्या है और वो क्या कर सकता है। कोई भी इंसान अपने दुश्मन से अपने राज साझा नहीं करता, अपनी कमजोरियां छुपा कर रखता है। दुश्मन से तो हर कोई एक सुरक्षा कवच पहनकर ही मिलता है। हाँ, वहां इंसान पहले से ही सतर्क रहता है। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान जो बीच में खड़ा है, जो कोई भी पक्ष चुनने से इनकार करता है, वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। क्योंकि हम उससे सतर्क नहीं रहते। उसके पास दोनों तरफ का एक्सेस तो पूरा होता है, लेकिन वफादारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। हाँ, वो तो बस न्यूट्रल है। और बिना वफादारी के किसी की जिंदगी में पहुंच का मिलना अपने आप में धोखे की नींव रख देता है। ये जरूरी नहीं कि वो लोग जो नफरत करते हैं वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। अक्सर वो लोग जो किसी भी तरफ होने से इनकार कर देते हैं, वो अनजाने में ही सही लेकिन सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। बाप रे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि उन लोगों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बना के रखनी चाहिए जो उन लोगों के बहुत करीब होते हैं जो बुरा चाहते हैं। 100% की बात है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बीच वाले लोग अंदर से बुरे हैं या वो जानबूझकर कोई साजिश रच रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जहां वफादारी बटी हुई होती है वो जगह कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। कभी भी नहीं। किसी के भी भरोसे को उस इंसान तक पहुंचा सकती है जो उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद इस कहानी से भी आगे जाता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे किसी विवाद में न्यूट्रल रहना या दोनों तरफ पुल बने रहना एक तरह का धोखा बन सकता है। लेकिन ये स्थिति ना इंसानी रिश्तों पर एक बहुत ही जटिल सवाल पैदा करती है। कैसा सवाल? सवाल यह है कि क्या सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा यही होता है कि जो एक दोस्त का दुश्मन है वो दूसरे का भी दुश्मन होना चाहिए? क्या इंसानों को अपने दोस्तों की हर लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना लेना चाहिए? या फिर बिना किसी का दुश्मन बने, बिना कोई पुल बने, अपने रिश्तों में कुछ ऐसी मजबूत सीमा है या बाउंड्री सेट करने का कोई और बेहतर, ज्यादा स्वस्थ तरीका हो सकता है? मतलब एक बैलेंस जो नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, एक ऐसा तरीका है जहां सभी की इज्जत भी बनी रहे और किसी के राज भी खतरे में ना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। इंसानी रिश्तों में कुछ भी एकदम साफ सफेद लकीर जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। क्या कोई इंसान एक ऐसा दोस्त बन सकता है जो निष्पक्ष तो हो लेकिन लापरवाह ना हो? या फिर निष्पक्षता की कीमत हमेशा किसी न किसी के भरोसे को तोड़कर ही चुकानी पड़ती है? यही तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी अनजाने में ही सही इंसान खुद किसी के राज ले जाने वाला पुल तो नहीं बन रहा है। इस गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।